Hello everyone, welcome to Economics by Vishwan Arpita. So in today's video lecture, we'll be seeing the practice questions on perfect competition, as well as we'll be seeing the concepts relating to increasing, decreasing और constant cost industry. ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन है विच इज़ रिलेटेड विद परफेक्ट कंपटीशन. इसका ब्रेक इवन पॉइंट पूछा हुआ है कहाँ पे होता है, जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट होता है, कि टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट होता है, या नन ऑफ द अबव. सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, जहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. सो इफ आई शो द डायग्राम इट इज़ ऑफ दिस सॉर्ट, जहाँ पर हमारा ये जो है दिस इज एस शेप्ड, इन्वर्टेड एस शेप, जो हमारा टोटल कॉस्ट कर्व रहता है. ठीक है, एंड टोटल रेवेन्यू इज अपवर्ड स्लोपिंग. सो जहाँ पर ये दोनों मीट करते हैं ऑन दैट पॉइंट, दैट इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट. वहाँ पे एग्जैक्टली नॉर्मल प्रॉफिट जो है फर्म अर्न करती है और कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं होता. सो दैट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट जो कि आइडेंटिफाई होता है, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, या हम बोल सकते हैं जहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट जो है दैट इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. कहाँ पर कौन सी कंडीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर? क्या जहाँ पर एम सी ए सी के बराबर होता है वो, या एम आर ए आर बराबर होता है, या ए आर एम आर एम सी बराबर होता है, या एम आर एम सी पी और एवरेज कॉस्ट बराबर होता है? सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी. यहाँ पे कुछ 6 इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है लॉन्ग रन के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर. सो 6 स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है जहाँ पर हमारा प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है. सो इफ़ वी से प्राइस लाइन जो है वो ऐसी होती है, और डिमांड कर्व भी परफेक्टली इलास्टिक होता है, और दिस इज़ द एम सी, जहाँ पे दोनों मीट करते हैं वहाँ पे इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है. जहाँ पर हमारा एम आर और एम सी मीट करते हैं, यहाँ पे एम आर ए आर प्राइस सब बराबर होता है. तो जहाँ पे दोनों मीट करते हैं दैट इज़ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन. और जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ए आर एम आर प्राइस सारी चीज़ें बराबर होती हैं. ब्रेक इवन पॉइंट जो है दैट इज़ एट द पॉइंट जहाँ पर ए आर या प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट. ठीक है, ए सी भी यहीं पे ही मैच कर जाता है. सो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे ब्रेक इवन आउटपुट होता है. एंड वी टॉक अबाउट द मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कहाँ पर होता है, जब हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट और एम सी मीट करते हैं, देन इन दैट केस देयर इज़ मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट. 6th ऑप्शन इज़ मिनिमम एफिशिएंट स्केल, जहाँ पर एम सी ए टी सी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट सब बराबर होते हैं. सो इन दैट केस इट इज़ द सिचुएशन ऑफ मिनिमम एफिशिएंट स्केल. ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा. इन द लॉन्ग रन क्या रहता है, जहाँ पर एम आर ए आर एम सी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड प्राइस, एवरीथिंग इज इक्वल. ठीक है, सो इफ़ दिस इज़ द हमारा कर्व जिसमें इंडस्ट्री का डिमांड और सप्लाई जहाँ मीट करता है वहाँ पर हमारा प्राइस डिटर्मिन होता है. बट सप्लाई अगर इंक्रीज़ हो जाए, सप्लाई इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, प्राइस और क्वांटिटी दोनों रिड्यूस हो गया, बट प्राइस डिक्रीज़ हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गया. ठीक है, उसका द नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन बता रखा है कि फर्म जो होती है वो यूजली क्या होती है, प्राइस टेकर्स होती हैं. ठीक है, सो इसमें सप्लाई कम होने की वजह से एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो गिर गया. ठीक है, सो उससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट जो है इट विल इंक्रीज, सॉरी क्वांटिटी जो है दैट विल बेसिकली कम बैक, इट विल बी लेस देन द ओरिजिनल क्वांटिटी, जहाँ पर हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट जो है दैट विल बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, सो दिस इज़ द सिचुएशन इन लॉन्ग रन की शुरू में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं तो फर्म एंटर करती हैं, बट जैसे बहुत सारी फर्म एंटर करती हैं तो सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है. राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या है, दे हैव ऑल्सो शोन दैट एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी. सो द लॉन्ग रन प्रॉफिट्स जो हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं फर्म्स को. ठीक है, सो लॉन्ग रन का पूछ रखा है, द क्वेश्चन इज आज इकोनॉमिक प्रॉफिट फॉर एनी फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, वो कुछ भी नहीं इकोनॉमिक प्रॉफिट होते हैं. ठीक है,
सो अकॉर्डिंगली जो आंसर है दैट इज़ ए ऑप्शन. सो इकोनॉमिक प्रॉफिट या लॉसेस जो है बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं इन द मॉडल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. जो एग्जिस्टेंस है इकोनॉमिक प्रॉफिट की इन पर्टिकुलरली इंडस्ट्री वो ट्रैक करती है कि न्यू फॉर्म्स जो है वो एंटर करती हैं, बट लॉन्ग रन में जिसकी वजह से जब बहुत सारी फॉर्म एंटर कर जाती है तो कोई नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते, नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होते. तो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स जो हैं दे आर ज़ीरो. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो होते हैं. सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज़ यही चीज़ बता रखे कि जब बहुत सारी फॉर्म्स जो है वो एंटर करती है तो सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइस फॉल हो जाता है बट क्वांटिटी बढ़ जाती है. एज अ रिज़ल्ट लॉस जो प्रॉफिट्स हैं वो फॉल हो जाते हैं और वो फॉर्म्स जो हैं वो कंटिन्यू करती है कि वो एंटर करते रहे अंटिल द इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो ना हो जाए. ठीक है. सो इसमें कर्व में वी हैव ऑलरेडी सीन कि जैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स थे, प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से बहुत ज़्यादा था. इफ़ यू टॉक अबाउट द एवरेज टोटल कॉस्ट जो थी वो नीचे थी, हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ पे थी और हमारा प्राइस जो था दैट वाज मोर, एवरेज कॉस्ट तो यहाँ पे था. तो जिसकी वजह से क्या हुआ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स से फॉर्म ने आना स्टार्ट किया, सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से प्राइस कम हो, क्वांटिटी ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हो गए, प्रॉफिट्स कम हो गए. और ये जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है वो इंटरसेक्ट हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के साथ, जिसकी वजह से जिससे हमें पता चल रहा है कि लॉन्ग रन में क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं. ठीक है. सो द सेम थिंग इज़ रिटन कि फॉर्म्स जो हैं वो एंटर करती रहेंगी इंडस्ट्री के अंदर जब तक इकोनॉमिक प्रॉफिट्स जो हैं वो फॉल टू ज़ीरो ना हो जाए. ठीक है. सो द पॉइंट जहाँ पर हमारा MC क्रॉस करता है AC को दैट इज़ ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट. सो जहाँ पर हमारा MC जो है वो क्या कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, जहाँ पर हमारा MC, दिस वाज द MC कर्व, जहाँ पे हमारा MC जो है दैट कट्स द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, वहाँ पे हमारे ज़ीरो प्रॉफिट्स होते हैं, ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स होते हैं. ठीक है. उसको हम ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट भी बोलते हैं. ठीक है. अब ये दिस इज़ अ लॉन्ग रन सिचुएशन जहाँ पर हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू और हमारा मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये सब बराबर होते हैं. सो इन द गिवन सिचुएशन जो हमारा AC है अगर वो MC के बराबर होता है तो वहाँ पे ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट होता है. सो दिस इज़ द सिचुएशन जहाँ पे ये हमारा MC है, दिस इज़ द MC, जस्ट अ सेकेंड, या दिस इज़ द MC, ये हमारा MC कर्व है और जहाँ पे ये AC है, जहाँ दोनों मीट करते हैं दैट इज़ ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट. ठीक है. सो इसी की बात करिए यहाँ पे जहाँ पर हमारा MC और AC जो है वो इक्वल होते हैं दैट इज़ अ ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट. ठीक है. सो दैट इज़ ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है. और लेट्स सी द अदर कॉन्सेप्ट. सो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड प्रीवियसली. इसमें क्वेश्चन पूछा होगा कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व फॉर द इंडस्ट्रीज कैसा होता है. डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, नन ऑफ द अबव होता है. सो इंडस्ट्री का पूछा हुआ है. इंडस्ट्री का जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में बात भी करी हुई है पहले, ये इंडस्ट्री का अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होता है. फर्म्स जो हैं वो प्राइस इंडस्ट्री से लेती हैं. तो प्राइस इंडस्ट्री में कैसे डिटर्मिन होता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं वहाँ पे प्राइस सेट होता है. सो दैट इज़ टेकन एज गिवन बाय द फर्म्स, जो कि हमारा पैरेलल हो जाता है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिमांड कर्व फॉर द इंडस्ट्री इज़ परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है. वो परफेक्टली इलास्टिक होता है. फर्म का परफेक्टली इलास्टिक होता है, बट यहाँ पे इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री इज दिस, इंडस्ट्री में डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. सो B जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. अगर फर्म का आपसे पूछ लेंगे तो फर्म का आपको बोलना है परफेक्टली इलास्टिक. अगर इंडस्ट्री का पूछेंगे तो इंडस्ट्री का क्या बोलना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है. सो जो हमारा डिमांड कर्व है आउटपुट का अगर बात करें फॉर द इंडिविजुअल फर्म जो कि ऑपरेट करती है परफेक्टली कम्पिटिटिव के अंदर, वो जैसे डायग्राम के अंदर आपको दिखा रखा है, डिमांड कर्व जो है अगर हम इंडस्ट्री की बात करें दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, और अगर फर्म की बात करते हैं तो दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है. ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और फर्म की बात करें तो उस केस में वो परफेक्टली इलास्टिक होता है. और हमारे से पूछा क्वेश्चन था दैट वाज इंडस्ट्री से रिलेटेड कि इंडस्ट्री का डिमांड कर्व क्या होता है, दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग.
ठीक है। सो ये क्वेश्चन है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, सप्लाई कर्व। बट हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो पहले हम इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री को पढ़ लेते हैं कि होता क्या है एग्जैक्टली। अगर हम कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसका जो सप्लाई कर्व होता है वो यूजुअली हॉरिजॉन्टल होता है। कैसे? अगर हम बात करें, इफ़ दिस इज़ हमारा डिमांड कर्व एंड दिस इज़ द सप्लाई कर्व, तो डिमांड सपोज करो इंक्रीज़ हो गई, तो डिमांड अगर इंक्रीज़ होती है तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, सो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे आपका पेन की इंडस्ट्री हो गई, उसकी पेन की कॉस्ट हमेशा 10 रुपये तो 10 रुपये ही रहेगी। सो उस केस में होता क्या है, जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होता है ना, इफ़ दिस इज़ द एवरेज कॉस्ट कर्व, सो एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो ऊपर नीचे कहीं नहीं होता, बिकॉज उसका कॉस्ट जो है ओवर द लॉन्ग पीरियड सेम रहता है। सो जिसकी वजह से अगर कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा नहीं, इस केस में जैसे कि आप देख पा रहे हो डिमांड बढ़ गया, सो इफ़ दिस वाज द प्राइस दैट वाज सेट, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस न्यू इक्विलिब्रियम इज एट दिस पॉइंट। सो जब प्राइस इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो क्या हो रही है, फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो नई फर्म्स आके एंटर करना स्टार्ट कर देंगी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जब नई फर्म्स एंटर करना स्टार्ट करेंगी तो सप्लाई कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एंड इट विल बी, और जो इसका जो राइट वर्ड शिफ्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू जितना डिमांड इंक्रीज हुआ था। सो एज अ रिज़ल्ट, और हमारा कॉस्ट तो इंक्रीज होता नहीं है, ठीक है। सो एज अ रिज़ल्ट प्राइस जो है दैट बिकम्स इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है इरेडिकेट हो जाती है, क्योंकि हमने देखा कि न्यू फॉर्म्स एंटर होना स्टार्ट हो जाती हैं मार्केट के अंदर। एज अ रिज़ल्ट जो हमारा लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई का होता है, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, वील गेट द हॉरिजॉन्टल लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई का। सो अगर मार्केट डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, इन दिस केस वी हैव टेकन इट टू इंक्रीज़ हो रही है, सो न्यू फॉर्म्स जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं। न्यू फॉर्म्स तब तक आती रहती हैं जब तक प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर ना हो जाए, ठीक है। आई होप आपको कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये समझ में आ गया होगा कि इसका लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व कैसा होता है। लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। एंड यही चीज़ लिखी है कि जो हमारी कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री होती है वो एग्जिस्ट करती है इफ़ देयर इज़ एम्पल सप्लाईज ऑफ इनपुट जो कि रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, और वो सेटिस्फाई कर सकती है पूरी मार्केट की डिमांड को। सो जो उस केस में एवरेज टोटल कॉस्ट होता है वो न्यू फॉर्म का भी इंटैक्ट रहता है जो कि एंटर करती है मार्केट। अदरवाइज़ इंक्रीज़ भी हो सकता है, जैसे अगर डिमांड इंक्रीज़ हुई है, प्रोडक्ट विल इंक्रीज डिमांड फॉर द इनपुट्स ऑल्सो, की नई फॉर्म्स आने लगी हैं तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है, बट उसकी वजह से उसकी कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज अ रिज़ल्ट प्राइस जो है दोनों इनपुट और प्रोडक्ट दोनों का इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसमें भी वही चीज़ बात करते हैं। पहले अगर हमने सपोज करो इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई है, शॉर्ट रन में डिमांड बढ़ गया किसी भी रीज़न से, सपोज करो मेरी इनकम बढ़ गई या प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड जो है वो बढ़ गया, सो उसकी वजह से क्या हो गया, मेरी डिमांड बढ़ गई इस प्रोडक्ट की। सो एज अ रिज़ल्ट प्राइस क्या दिख रहा है आपको, प्राइस बढ़ गया। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ दिस, ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व, तो प्राइस मेरा बढ़ गया। इसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो एवरेज कॉस्ट कर्व है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में, कॉस्ट जो है उस प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे आपकी कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसकी अगर डिमांड बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, तो उसके रिस्पेक्ट में जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एज अ रिज़ल्ट जो मेरा एवरेज कॉस्ट होगा ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्राइस जो है दैट वाज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, दैट वाज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होने लगे थे, ठीक है। तो न्यू फर्म्स एंटर करना स्टार्ट कर देती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, और सिंस इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है तो कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है फर्म्स की। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग कॉस्ट कर्व में जो मेरा सप्लाई कर्व है वो न्यू फर्म्स जब एंटर होना स्टार्ट करेंगी, बट वो इतना ज़्यादा एंटर नहीं होंगी जितना हो सकती हैं, उससे कम ही एंटर होंगी, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, मेरा जो सप्लाई कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, बट उसका जो इंक्रीज़ होगा वोंट बी दैट मच, इतना ज़्यादा नहीं होगा।
जितना डिमांड का इंक्रीज़ है उतना सप्लाई नहीं हो गया, क्योंकि कॉस्ट जो है इनपुट का वो बढ़ गया। अभी हमने इंक्रीजिंग कॉस्ट के अंदर पढ़ा था कि एवरेज कॉस्ट जो है वो ऊपर शिफ्ट होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कॉस्ट। इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ने की वजह से इनपुट का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से डिमांड पहले D1 से D2 हुई थी, पर सप्लाई S1 से S2 हुआ। बट जितना इंक्रीज डिमांड के अंदर आया उतना इंक्रीज सप्लाई के अंदर नहीं आया। एज अ रिज़ल्ट अगर हम इन दोनों कर्व्स को ज्वाइन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं ये पूरा ज्वाइन करती हूँ द कर्व, सो मेरे को क्या मिलेगा, अपवर्ड स्लोपिंग लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व मिलेगा। सो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के अंदर जो लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई रहती है इनपुट की, जिसका हमने देखा भी कि इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में जो इनपुट का प्राइस है वो बढ़ जाता है जैसे डिमांड बढ़ती है। सो जैसे ग्रेटर डिमांड होती है तो ग्रेटर क्वांटिटी की भी सप्लाई उतनी नहीं कर पाते जितनी डिमांड होती है। एज अ रिज़ल्ट जो हमारा लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व होता है दैट इज़, और ये बेसिकली प्राइस ये तब तक बढ़ता रहता है, जो मतलब सप्लाई कर्व है वो तब तक बढ़ता रहता है तब तक प्राइस जो है दैट डज नॉट बिकम इक्वल टू, मतलब ये जो है दैट डज नॉट बिकम इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तब तक एंट्री होती रहती है बट उतना इंक्रीज़ नहीं होता जितना डिमांड का इंक्रीज़ है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इन डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की। हमने कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री की बात कर ली, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की बात कर ली। नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट द डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। ठीक है, सो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के अंदर भी यही रहता है। I'll just draw the diagram once again. So if this is the demand curve and this is the supply curve, सपोज करो डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा किसी भी रीज़न की वजह से। सपोज करो मेरी इनकम बढ़ गई, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड बढ़ गया, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस में कोई इंक्रीज़ या टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस में थोड़ा चेंज आ गया, तो मेरी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, मतलब D1 से D2 हो गई। एंड I'll just draw the cost curve as well. So this is the price line and this is the average cost curve. और डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के अंदर जो मेरा जैसे यहाँ पे तो आपको दिख रहा है प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में क्या होता है, जो इनपुट्स का प्राइस है, इनपुट्स का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, सो मेरा क्या हो जाएगा, इटल गो डाउनवर्ड, नीचे हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो 1 से 2 में होगा। ठीक है, सो मेरे को मतलब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होने लग जाएगा। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में तो कॉस्ट बढ़ रहा था तो देयर वाज डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। यहाँ पे तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलेगा। जब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलेगा तो सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी। इट बी लाइक दिस। तो जब ऐसा कुछ होता है कि सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा होती है, तो उस केस में जो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का केस होता है, इन दैट केस देयर विल बी जो हमारा सप्लाई कर्व होगा, जो लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व होगा दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ इल बी ऑफ दिस सॉर्ट, जस्ट अ सेकेंड या। तो ये तो मेरा जैसे अगर डिमांड का इंक्रीज वाज दिस मच, सप्लाई का इंक्रीज ज़्यादा होगा जिसकी वजह से इट विल मूव डाउनवर्ड। ये कर्व रहेगा, इट बी डाउनवर्ड। लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व विल बी डाउनवर्ड। ठीक है, और दैट इज़ बेसिकली ये जितना हमारा एवरेज कॉस्ट का वो उतना हो जाएगा, मतलब प्राइस जो है लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाएगा और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज न्यू फॉर्म्स जो है वो एंटर करती रहेंगी, तभी तो सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका एक क्वेश्चन दैट वी हैव सीन अर्लियर उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो उसमें अलग अलग सिचुएशंस पूछी हुई कि इंडस्ट्री अगर लॉन्ग कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है और इंक्रीजिंग कॉस्ट या डिक्रीजिंग कॉस्ट या कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है, तो उसमें कर्व्स कैसे होते हैं। तो अभी हमने देखा कि इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में जो कर्व होता है दैट इज़ अप पॉजिटिवली स्लोप्ड रहता है। ठीक है, डिक्रीजिंग कॉस्ट में नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। कांस्टेंट कॉस्ट में हमने देखा था बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सप्लाई कर्व जो है हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग ही रहता है। अभी हमने देखा विद डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व, सो दिस इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। सो अकॉर्डिंगली ए जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे सारे के सारे, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री एंड कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन को आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ मार्केट पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।